हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी के बुक में 2 जगह पर ये पार्ट आने वाला है। यह पार्ट जो है, ये जो टॉपिक है, ये आपको 2 जगह पे देखने को मिलेगा। एक है डीएनए का मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले पार्ट में, जहाँ पे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है डीएनए आइसोलेशन, ठीक है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है, वहाँ पे भी आप पढ़ते हो डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो अपने को देखना है कि इसमें होता क्या है। देखिए, डीएनए आप किससे निकालते हैं भाई? आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है ना, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंट बनाना है तो आपको किससे डीएनए चाहिए होगा? वो डीएनए बैक्टीरिया से हो सकता है क्या? वो डीएनए हो सकता है फंजाई से ले रहे हो, अगर आपको फंजाई के डीएनए से कोई एक्सपेरिमेंट करना हो। वो प्लांट सेल हो सकता है और वो एनिमल सेल हो सकता है। इतने जगह से आप अभी डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बच रहा है क्या? है ना। इसके अलावा और कोई भी हो, एनिमल्स में हो, प्लांट हो या फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटिस्टा का जीव, कोई भी हो। हम जो बेसिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके भी यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगा बैक्टीरिया का, तो देखिए सबसे मेन चीज़ होता है, पहले तो आपको क्या करना होगा, इस सेल से बैक्टीरिया को डीएनए को निकालना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा कि मुझे बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है, तो मुझे एक सेल लेसिस मिक्सचर बनाना होगा, ठीक है। क्या? सेल लेसिस मिक्सचर। इसमें होता क्या है, देखिए सेल लेसिस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन में कुछ विशेष केमिकल पाए जाते हैं, कुछ विशेष केमिकल मिलाते हैं जो सेल के मेम्ब्रेन को या वॉल को क्या करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, ताकि अंदर का जो फ्लूइड, यानी कि अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर का पार्ट क्या क्या है। अगर बैक्टीरिया तो डीएनए, राइबोसोम, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म के जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वाले पार्ट हैं उनको हम प्राप्त करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेल लेसिस सॉल्यूशन में ऐसा क्या क्या होता है, तो देखिए अगर मैं बात करूँगा बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में अगर जाऊँगा तो बैक्टीरिया में हम क्या क्या मिलाते हैं, हम सेल का जो कल्चर लेंगे हम बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। सेल कल्चर जो हम लेंगे, इसमें हम मिला देंगे। देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप लोग को याद है। अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल था, ठीक है ना। सेल वॉल के बाद कैप्सूल, इतने सारे चीज़ आने वाले हैं। और अंदर में डीएनए है ना, अंदर में यहाँ पे डीएनए, मुझे डीएनए चाहिए, तो यार मुझे इतने लेयर्स को तो ब्रेक करना ही होगा, है ना। अगर आप पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। अब उस पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम तो होता होगा ना। तो वो एंजाइम कौन है, ठीक है। तो वो एंजाइम है कौन, लाइसोजाइम, ठीक है। देखिए ये जो सेल वॉल था, है ना, इस सेल वॉल को ब्रेक करे बिना मैं सेल मेम्ब्रेन को फाड़ नहीं पाऊंगा, है ना। तो इस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, सेल लेसिस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, लाइसोजाइम होना चाहिए, लाइसोजाइम, ठीक है। और मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए जो अंदर वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेन है ना। इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए SDS और NaOH। तो बेसिकली अगर आप सेल लेसिस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, लाइसोजाइम, SDS, NaOH। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं बात करूँगा फंजाई के केस में, ठीक है, तो फंजाई में बाहर में सेल वॉल कौन सा होता है, सेल वॉल क्या होता है, काइटिन का होता है। तो है ना, काइटिन का होता है ना, तो काइटिनेज एंजाइम हमको मिलाना होगा, फिर प्लस SDS मिलाना होगा और NaOH मिलाना होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं प्लांट सेल की मैं बात करूँगा तो प्लांट सेल में मुझे क्या क्या मिलाना होगा, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या होगा आपका पेक्टिन, तो पेक्टिनेज एंजाइम डालना होगा। सेल्यूलोज का सेल वॉल है तो सेल्यूलेज डालेंगे। फिर इसमें भी मेम्ब्रेन को ब्रेस्ट करने के लिए, फाड़ने के लिए SDS और NaOH का हम सॉल्यूशन डालेंगे।
देखिए ये प्लांट के लिए था। अगर बात करूँगा एनिमल्स के लिए, ठीक है, अगर बात करूँगा एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स में हम एनिमल के रिस्पेक्ट में हम बेसिकली क्या क्या मिला देंगे, नॉर्मल, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, है ना, तो एसडीएस और एनओएच। इसके अलावा और भी रेंजेड मिलाते हैं जो आप लोग का भी काम का नहीं है ना, बहुत सारे बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं, बहुत सारे प्रकार के, जो आप लोग के लेवल पे नहीं है अभी। आपको बस इतने याद रखना है, एसडीएस और एनओएच काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं एक बार, हम क्या पॉइंट्स कंसिडर किए हैं इसमें। देखिए, द डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन इन्वॉल्व डिसरप्टिव एंड लाइसिस ऑफ सेल्स फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंटेमिनेंट एंड फाइनली द रिकवरी ऑफ द डीएनए, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक पर्टिकुलर सेल होगा, है ना, उस सेल से ब्रेक करके हमको डीएनए निकालना है, और वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की, अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की तो वो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के बाद ही हम ये कंप्लीट पूरा डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हमने बताया कि आपको सेल लाइसिस सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सेल लाइसिस में फॉर बैक्टीरिया के लिए अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया के लिए हम सेल कल्चर में लाइसोजाइम और एसडीएस एनओएच मिला देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट में हम प्लांट टिश्यू, सेलुलेस, पैक्टिनेज, एसडीएस और एनओएच मिलाएंगे। जबकि हम फंजाई की बात करेंगे तो काइटिनेज, एसडीएस और एनओएच मिलाएंगे, और जब एनिमल की बात करते हैं तो एसडीएस और एनओएच की हम मिला देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद करना क्या है, हमको एक्चुअल करना क्या है। अब देखिए अब मैं इसको पर स्टेप वाइज बता रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम सेल कल्चर मिला देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपना सेल कल्चर है, ठीक है, और ये ट्यूब था। अब इसमें आपको क्या मिलाने बोला मैं, अब इसमें मिलाएंगे सेल लाइसिस सॉल्यूशन, सेल लाइसिस मिक्सचर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, या सेल लाइसिस सॉल्यूशन में मिला दूंगा, है ना। और सेल लाइसिस सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है, तो ये आपको अभी जस्ट पिछले में बताया आपको। अब इसके बाद इसको मिलाने के बाद इसको मिला तो दिए हम, है ना। अब इसके मिलाने के बाद हमको क्या करना है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हो और मैंने पहले ही बताया था, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आप लोग को याद होगा कि उसमें हम एक ट्यूब में मिक्सचर जिससे हमको जो चीज़ प्राप्त करना है, जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, या अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं कोई अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, तो उसको बहुत ही स्पीड से रोटेट करवाते, स्पिन कराते हैं। और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जब वो रोटेट करता है तो उसमें जो ट्यूब में या ट्यूब में जो भी प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आपको नोट्स मैंने बता चुका है, दिया भी है, देख लीजिएगा एक बार, है ना। जब वो अप्लाई होता है तो धीरे 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 उस सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अब यहाँ तो सेल है ना, सेल और सेल लाइसिस मिक्सचर मिलाए हैं ना हम लोग, है ना। अगर वो चीज़ नॉर्मल कोई सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता, या फिर उसमें कोई मॉलिक्यूल्स होते नॉर्मल, बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें डिज़ोल्व होते, तो वो धीरे 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 क्या होने लग जाते हैं, सेडिमेंट होने लग जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे मतलब है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बिना हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें इस ट्यूब में, है ना, ये जो ट्यूब जो था जिसमें कल्चर था अभी, उसमें आपको सेल डेब्रिस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेल डेब्रिस, है ना। तो यहाँ पे मैं ये सेल डेब्रिस वाला पार्ट को बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि सेल डेब्रिस का मतलब जो सेल का अवशिष्ट पार्ट है ना। चूँकि सेल तो फट गया होगा, है ना, आपने सेल को ब्रस्ट कर दिया है सेल लाइसिस मिक्सचर मिलाकर, तो ये सेल का जो पार्ट होंगे, अवशेष होंगे, वो आपको पहले मतलब नीचे की ओर सेडिमेंट फॉर्म में मिल जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल डेब्रिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल डेब्रिस,
जबकि ऊपर आपको एक लिक्विड वाला पार्ट आपका रहेगा ही, है ना, एक्वस पार्ट रहेगा ही इसका। ठीक है, अब इस एक्वस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस एक्वस पार्ट को हम सुपरनेटेंट कहेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो एक्वस वाला जो पार्ट था उसको ट्रांसफ़र कर लेना है दूसरे ट्यूब में। ठीक है, तो एक दूसरे ट्यूब में हमको वो एक्वस वाला जो पार्ट था वो ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये एक्वस वाला जो पार्ट था मैंने उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उस ट्यूब से मैंने एक्वस वाला पार्ट ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें क्या करेंगे हम? अब देखिए, अब यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट चालू हो रहा है। अगला स्टेप, हम इसमें प्रोटीएज मिला देंगे। क्या मिला देंगे? प्रोटीएज। अगर इसमें प्रोटीन पार्ट ज़्यादा होगा तो प्रोटीएज मिला देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या था। इसमें था जो सुपरनेट पार्ट था उसमें डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था। ठीक है, बेसिकली यही पार्ट था लिक्विड पार्ट में। बाकी तो पूरा चीज़ सेल डेब्रिस वाले पार्ट में निकल चुका था, है ना। तो अब इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से हम प्रोटीएज मतलब मिक्सचर में जो प्रोटीएज मिलाएंगे तो प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें प्रोटीएज मिलाएंगे तो प्रोटीन जो होगा वो डीनेचर होना चालू हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म, है ना, फिनॉल क्लोरोफॉर्म का मिक्सअप डाल देंगे। ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, इस जो फिनॉल जो प्रोटीन होगा ना, हम उसको क्या कर देंगे, पूरा सेपरेट कर लेंगे। वहाँ से प्रोटीन वाले पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर ये स्टेप नहीं भी करना रहता है तो नॉर्मल प्रोटीज मिला के सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ना, और सुपरनेट पार्ट को निकाल लिया जाता है। बट यहाँ पे हम एक स्टेप बोलने वाले हैं, उसका नाम है क्या? ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का मिक्स रेशियो जो है वो मिक्स करते हैं। तो हम लिख देते हैं मिक्स विथ फिनॉल, मिक्स विथ फिनॉल देन सेंट्रीफ्यूज कर दिए, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ट्यूब में कोगुलेटेड प्रोटीन वाला पार्ट सेंटर में मिलेगा। इस पार्ट पर कोगुलेटेड प्रोटीन वाला पार्ट मिलेगा जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो फिनॉल वाला पार्ट होगा वो आपको नीचे की ओर मिलेगा, इस जगह पे, है ना। और जो टॉप वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको मिलेगा डीएनए और आरएनए। तो मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, लेबल कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ पे एक्वस लेयर होगा, एक्वस लेयर, है ना। इस एक्वस लेयर में क्या होगा, इसमें होगा डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, ये एक्वस लेयर में होगा। और ये था आपका प्रोटीन वाला लेयर था। ठीक है, जो कोगुलेट हो गया है ना। और ये वाला जो पार्ट था वो फिनॉल वाला पार्ट था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो ऊपर वाला जो एक्वस पार्ट था, है ना, ये एक्वस पार्ट जो था यहाँ पे जो लिखे हो आप, डीएनए एंड आरएनए जो एक्वस पार्ट में है, उसको फिर से दूसरे ट्यूब में क्या कर लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हमें मालूम है कि इसमें दो चीज़ ही हैं बस हैं अब,
इसमें बचा क्या, सिर्फ डीएनए और आरएनए। अब यदि आपको डीएनए चाहिए तो आप आरएनएज मिला के आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे, और यदि आपको आरएनए चाहिए तो आप डीएनएज मिला के डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आरएनए इज डाइजेस्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग, या प्रिपरेशन लिखना चाहिए, फ्रॉम प्रिपरेशन बाय ट्रीटमेंट विथ आरएनएस। ठीक है, अब आपको जो मिलेगा यहाँ पे प्रिसिपिटेशन कराने के बाद, वो सिर्फ क्या होगा, सॉल्यूशन में सिर्फ आपको मिलेगा डीएनए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या होगा, डीएनए होगा, क्योंकि आरएनए का हमने क्या करा दिया होगा, प्रिसिपिटेट करा दिया होगा। अब अगला जो काम है वो है हमको, देखो अभी भी डीएनए जो है सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, मुझे डीएनए को पैलेट के फॉर्म में चाहिए। तो मुझे अगर डीएनए पैलेट के फॉर्म में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसमें हम अल्कोहल मिला देंगे, इथेनॉल। इसमें सुपरनेटेड वाला पार्ट लिए थे जिसमें सिर्फ अब डीएनए था, है ना। अब उसमें अपन क्या मिला देंगे, 96% एथेनॉल और NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो उसमें NaCl मिला के उसको क्या कर लेंगे, हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डिज़ोल्व इन NaCl, dissolve in NaCl solution and precipitate with 96% ethanol। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें जो वाइट जब आप सेंट्रीफ्यूज कर देंगे ना इसको, तो इसमें आपको वाइटिस, जैसे कि ये मान लेते हैं इसमें सफ़ेद रंग तो नहीं दिखा पाऊँगा, मैं इसमें येलो रंग दिखा दे रहा हूँ ना, इसमें से वाइट रंग का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ये वाइट रंग का प्रेसिपिटेट जो है वो क्या चीज़ होगा, डीएनए होगा। अच्छा, अगर यही चीज़ अगर आप नॉर्मल लेबोरेटरीज में कर रहे हैं जहाँ पे सेंट्रीफिकेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन होगा ना, उसमें जब ये सॉल्यूशन मिला देंगे आप, है ना, NaCl मिलाने के बाद प्रेसिपिटेट करेंगे, अल्कोहल मिला देंगे, तो आपको ऐसे वाइट थ्रेड जैसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे वाइट थ्रेड जैसा दिखाई देगा, है ना। और ये आप एनसीईआरटी में भी बुक में दिया है, जो वो यही दिया हुआ है ना, कि अल्कोहल मिलाने से वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो डीएनए है वो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो एक्वस पार्ट होता है ना, उसको फेंक कर इसी जो वाइट वाला पार्ट है उसे इकट्ठा करके उसको ड्राई करके अल्कोहल निकाल लिया जाता है। ऐसे करके आप लोग की बुक में लिखा जाता है। बट जो लैबोरेटरीज में जो यूज़ किया जाता है मोस्टली, उसमें क्या करते हैं, सीधा सेंट्रीफिकेशन अगर है तो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करके हम पैलेट बना लेते हैं, और उसके बाद इस एक्वस पार्ट को फेंक कर फिर से 20% अल्कोहल से पूरा ड्राई करके डीएनए का पैलेट प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आपको सिर्फ ये डीएनए का जो पैलेट है वो सिर्फ डीएनए का पैलेट आपको मिल जाएगा, है ना। अब यदि आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है अब इस फर्दर आगे, और अगर आप जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले केस में जाना चाहते हो, या फिर आप
कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेके इस पर जाना चाहते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्टिंग अगर आपको इस पर आगे करना है ना, चाहे वो चाहे वो सदर्न हाइब्रिडेशन के लिए हो, चाहे ब्लॉटिंग, जो भी टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हो, तो पहले आप इस डीएनए पैलेट को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, है ना। उसमें आप बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर मिलाते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर आप उसको अब प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट इस क्रिस्टल फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में, पहले आप डीएनए का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डीएनए आइसोलेशन का मेथड, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने क्या क्या किया है इसमें, है ना। तो सबसे पहले मैं बताया था कि सेल लाइसिस मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट था। सेल लाइसिस मिक्सचर में जैसा नेचर होगा सेल का, वैसा उसका रिएक्शन मिक्सचर होगा। जैसे अगर बैक्टीरिया होगा तो मुझे लाइसोजाइम सेल वॉल को डिस्टर्ब करने के लिए बनाना होगा। सब में एक चीज़ कॉमन है, एसडीएस और NaCl, सब में एक चीज़ कॉमन है, आप देख लेना, ठीक है। एसडीएस और NaOH, एसडीएस और NaOH। ये एसडीएस क्या था, ये एसडीएस था डिटर्जेंट, ठीक है। एसडीएस क्या था, ये डिटर्जेंट है ना। इसका फुल फॉर्म है सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। तो ये था आपका रिएक्शन मिक्सचर। उसके बाद हम क्या किए थे, हमने इस सेल कल्चर लिया और सेल लाइसिस सॉल्यूशन को मिलाया, ठीक है। उसको जो सेंट्रीफ्यूज किया तो सेल डेब्रिस जो था, है ना, यहाँ पे आपको सेल डेब्रिस दिख रहा होगा। ये सेल डेब्रिस यानी कि सेल का जो भी कटा हुआ, जो भी डिस्टर्ब ब्रस्ट होने का जो भी अंदर का जो भी मटेरियल था, चाहे वो अगर मैं एनिमल सर्विस पर जाऊँगा तो पूरा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी होंगे सब के सब वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और बैक्टीरिया होगा तो राइबोसोम, मेम्ब्रेनियस पार्ट, है ना, ये सारे चीज़ वहाँ पे सेल डेब्रिस पार्ट में बैठ जाएंगे। और जो एक्वस पार्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटीन, RNA और DNA होगा। तो मैं क्या करूँगा, इससे सुपरनेटेड बोलते हैं एक्वस पार्ट को, है ना, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे ट्यूब में। तो इसमें क्या क्या था, DNA, RNA और प्रोटीन था। मैंने प्रोटेज मिलाया ताकि जब मैं फिनॉल से उसका एक्सट्रैक्शन करूँगा तो अच्छा से ज़्यादा मात्रा में और पूरे का पूरा प्रोटीन क्या हो जाए, अलग से कोगुलेट होकर सेपरेट हो जाए। और हुआ भी, जब हम मिक्स करते हैं उसके बाद फिनॉल प्रोटेज का ट्रीट कराने के बाद जब हम उसे फिनॉल मिलाते हैं तो प्रोटीन जो है पूरा एक साथ, जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, बीच में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, कोगुलेट होकर अलग हो जाता है। सबसे नीचे वाला लेयर फिनॉल का लेयर रहता है, जो हम फिनॉल मिलाए थे उसका, फिर प्रोटीन का एग्लेट वाला पार्ट रहता है, और फिर का ऊपर का जो एक्वस पार्ट होता है उसमें DNA RNA होते हैं। उसके बाद हम उस DNA RNA पार्ट को दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और वहाँ से RNA को हम डाइजेस्ट करा देते हैं RNase के थ्रू, ठीक है। RNase का ट्रीटमेंट करा के हम उसको प्रेसिपिटेट करके सेंट्रीफ्यूज कराकर सेपरेट कर लेंगे और फाइनली आपको मिलेगा DNA सॉल्यूशन। बट अभी भी DNA सॉल्यूशन में हमें DNA को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाते हैं तो इथेनॉल मिलाने के कुछ समय बाद आप देखेंगे उस वाइट क्रिस्टल टाइप से एक ना धागा जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर दोगे 96% अल्कोहल मिला के, तो वो DNA जो है वो पूरा पैलेट जो है वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। एक्वस पार्ट को ट्रांसफ़र करके अगर आप उसको इथेनॉल से वॉश करोगे बार बार तो बढ़िया आप उसके ऊपर क्रिस्टल पार्ट, पैलेट ओनली वाइट कलर का क्रिस्टलिस दिखेगा, पार्ट दिखाई देगा आपको वाइट वाला, वो आपका प्योर क्या होगा, DNA होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप DNA को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लिए, ठीक है, आप सेल से बाहर निकाल लिए और अब इसको आप एक्सपेरिमेंट के लिए आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा कि अब इसके आगे के स्टेप में और क्या क्या यूज़ होने। अगर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके भी हाथ में अगर जाएंगे तो पहले तो हमने DNA सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद अब ये DNA बहुत इंपॉर्टेंट था, बार बार थोड़ी इतना एक्सपेरिमेंट आप करते रहोगे तो अगर आपकी सुविधा है और आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है तो उस स्थिति में हम इसे PCR करके इसका बहुत सारा कॉपी बना के रख लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे अगला क्लास PCR या फिर PCR से एक बनाना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनाएंगे। पहले हम PCR पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे के स्टेप में जाएंगे। तो मैं अगला क्लास जो बताऊंगा वो PCR का बताऊंगा, क्योंकि अब DNA आइसोलेट कर लिए हैं, है ना। तो DNA आइसोलेट करने के बाद और क्या क्या एक्सपेरिमेंट आते हैं उसको हम अभी लाइन से पढ़ते जाएंगे।
थैंक यू।